नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विदेशी टीकों और उनके प्रभाव की। कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए भारत सरकार ने विदेशी टीकों के आयात को मंजूरी दे दी है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने इन विदेशी टीकों को बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। केवल ब्रिज टेस्ट करना होगा। 1 हफ्ते तक वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता तो टीकाकरण हो सकता है। दरअसल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की बैठक में तय हुआ है कि कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन विदेश में बनी है और जिनको आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, जो WHO की लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें भारत में भी आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। NEGVASA के इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान लिया है। इस फैसले के बाद जल्द भारत में फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन & जॉनसन की वैक्सीन आ सकती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि वैक्सीन के रेगुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत अब प्रावधान किया गया है कि कोरोना की जो वैक्सीन विदेश में विकसित हुई है, जो क्रेडिबल रेगुलेटर है, उन देशों से उस वैक्सीन को हम देश में ला सकते हैं। सवाल यह है कि क्या विदेशी टीके सुरक्षित हैं? क्या बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के वो भारतीयों के लिए फिट रहेंगे या क्या ब्रिज ट्रायल ही काफी होगा? सवाल यह भी है कि जब टीकों की कमी है और विदेशी टीकों को मंजूरी दी जा रही है, तो फिर सरकार ने दूसरे देशों को कोरोना के टीके क्यों दिए? रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया था कि भारत ने 80 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी है। करेंगे तमाम सवालों की पड़ताल, उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। देश में कोरोना कहर भरपा रहा है। रोज कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने अब विदेशी टीकों को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दरअसल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की बैठक में तय हुआ कि कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन विदेश में बनी है और जिनको आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और जो WHO की लिस्ट में शामिल है, उन्हें भारत में भी आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। NEGVASA के इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान लिया है। इस फैसले के बाद जल्द भारत में फाइजर, मॉडर्न और जॉनसन & जॉनसन की वैक्सीन आ सकती है। NEGVASA के प्रस्ताव के मुताबिक विदेश में बनी वैक्सीन सबसे पहले सिर्फ 100 लोगों को दी जाएगी और 7 दिनों तक उनको मॉनिटर किया जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने पर उसे टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि वैक्सीन की रेगुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत अब प्रावधान किया गया है। कोरोना की जो वैक्सीन विदेश में विकसित हुई है, जो क्रेडिबल रेगुलेटर है, उन देशों से उस वैक्सीन को हम देश में ला सकते हैं। ऐसे वैक्सीन का ट्रायल करने की जरूरत नहीं होगी। पहले कोई भी वैक्सीन बनती है, उसका ट्रायल करते हैं, उसके बाद ही आती है। लेकिन अब वो कंडीशन हट गई है, सिर्फ उनके लिए जो वैक्सीन इन अप्रूवल सिस्टम से उभर कर आई है। यानी विदेश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पा चुकी कोरोना वैक्सीन को भारत में दोबारा क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना होगा, जो पहले होता आ रहा है। महामारी और जरूरत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि देश में क्लिनिकल ट्रायल के बिना सिर्फ ब्रिज ट्रायल पर उसे मंजूरी दी जाएगी। ट्रायल लंबा प्रोसेस था, इसे हटाने से तेजी गति आएगी। बता दें कि भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है, लेकिन उससे पहले ये वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 और 3 किया गया था। सरकार के विदेशी टीकों के मंजूरी देने के बाद अब सवाल ये है कि क्या विदेशी टीके भारतीयों के लिए सुरक्षित है? क्या इमरजेंसी इस्तेमाल से पहले क्लिनिकल ट्रायल नहीं होना चाहिए? क्या ब्रिज ट्रायल ही काफी होगा? सवाल ये भी है कि जब वैक्सीन कम है तो विदेशों को वैक्सीन क्यों दी जा रही है? विदेश मंत्री S जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कहा था कि भारत ने 80 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी है। इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हवाला भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो विदेशी वैक्सीन कितनी ज्यादा सुरक्षित है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय स्वीडन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, OHM ओकोलॉजी यूनिवर्सिटी में चीफ साइंटिस्ट हैं। और डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, आपसे पूछूंगी कि यहाँ पर स्पुतनिक V की बात हम कर रहे हैं कि इस पर कितनी हमारे लिए सुरक्षित है, और दूसरी बात क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगा, ब्रिज ट्रायल की बात की जा रही है। सबसे पहले ये समझाइए कि आखिर ये ब्रिज ट्रायल है क्या? देखिए, ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक बहुत पेचीदा मामला होता है जब भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहली चीज है कि US FDA और अगर NHS से अगर ट्रायल अप्रूव्ड है या ड्रग अप्रूव्ड है, तो क्या जरूरत है भारत सरकार को या DGCI को अपने वर्ग के लोगों पे उसको ट्रायल करके
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स और पेचीदा करने की। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो थी वो यूके में निर्मित हुई, पर उसका प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ, जिसमें 1600 लोगों पे ट्रायल करना था। पर जब अप्रूवल मिला जनवरी में तो सिर्फ 100 लोगों पे ट्रायल ही कंप्लीट हुआ था। और कोवैक्सीन जिसको 23,000 लोगों को कंप्लीट करना था, जब अप्रूवल मिली तो 20,000 लोगों पे ही टीके लगे थे, और वो भी सिर्फ एक टीका लगा था। तो उस समय से ही बात चल रही थी कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को क्यों नहीं अप्रूवल दिया जाए, जब यूएस एफडीए, जो विश्व का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण एफडीए रेगुलेटर माना जाता है, उसके कहने पे हिंदुस्तान में क्यों नहीं यूज की जाए। और अब देखिए, दिसंबर के महीने में सबसे पहले अप्रूवल के लिए जिसने डाला था वो फाइजर की वैक्सीन थी, और आज तक उसको वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया गया देश। उस समय ये कहा गया कि लोकल फॉर वोकल है। दूसरा, -80 डिग्री की टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका में 35 करोड़ लोग हैं, उसको उनको आसानी से दिया जा सकता है। उन्होंने भी अपने सिस्टम को अपग्रेड किया और फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन दी। क्या कितना बड़ा रोल है इस चीज में। उनकी एक वैक्सीन से 90% की एफिकेसी है। हमारी वैक्सीन की एफिकेसी की हमारे को अभी डेटा नहीं पता। हमारे एस्ट्राजेनेका के बार बार क्लॉट्स आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन उसको ब्लॉक कर रही है, और माइल्ड लोगों को ये कहा जा रहा है कि 30 साल से लोगों को नीचे जो लोग हैं, 60 साल से नीचे जो लोग हैं, उनको एस्ट्राजेनेका की नहीं दी जाए। तो क्या मतलब है कि एस्ट्राजेनेका और कोवैक्सीन जिसकी सिर्फ 4 से 70% एफिकेसी थी वो लगा दी गई। आज अगर हम पीजीआई के हवाले से चंडीगढ़ की न्यूज देखें तो 1400 हेल्थ केयर वर्कर जिनको वैक्सीन लग चुकी थी पीजीआई चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के जीएमसी सेंटर में, 1465 हेल्थ केयर वर्कर वापस ग्रसित हो गए, और डिनोमिनेटर नहीं पता कि कितने लोगों को लगी थी। तो इसका मतलब वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब पूरा विश्व में विदाउट एनी एज, अब आप देखिए फाइजर वैक्सीन 12 से 18 साल के लोगों के लिए अप्रूव होने वाली है यूएस में इस वीक, और हम ये कह रहे हैं कि 45 साल से ऊपर के लोगों को दी जाए। क्या हमें को पता है कि हर्ड इम्यूनिटी जरूरत है हमको, और हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से ही हम शायद वैक्सीन देने के बाद म्यूटेंट और उसकी चेन को ब्रेक कर पाएंगे। हम फेज वाइज मैनर में कर रहे हैं, और आप देख लीजिए उसका निष्कर्ष क्या है। 1,70,000 लोग रोज ग्रसित हो रहे, हाहाकार मचा हुआ है, अस्पतालों में बेड मिल नहीं रहे, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। रांची, रायपुर, पटना की आप खबरें खुद ही दिखा चुके हैं। तो इसके माध्यम से वैक्सीन जो डिप्लोमेसी और वैक्सीन पे जो पूरा हमारा निष्कर्ष था, शायद कहीं वो ढूंढना होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब जो वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है वो टू लिटिल टू लेट है। क्योंकि इस प्रोसेस में लाने में फाइजर अप्लाई करेगी, उसकी वैक्सीन की आपकी मात्रा आएगी, -80 डिग्री पे आपको रखा जाएगा। वो प्रोसेस कैसे होगा? जब हमारी वैक्सीन, जब हमारे नंबर्स कम थे, तब हमें वैक्सीन को माध्यम से आगे चल के सोचना चाहिए था, एंटिसिपेट करना चाहिए था कि वैक्सीन हमारे को ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और उस समय तो भारत जो SII है, जो आधार पूनावाला थे, वो बोलते रहे कि हम 10 लाख 1 करोड़ वैक्सीन रोज बनाएंगे। आज वो कह रहे हैं 21 जनवरी को जो हमारी आग लगी उसके कारण हमारी वैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई। तो क्या ये सारा चीज एक बहुत बड़ा जंजाल बन चुका है देश के लिए, कि जहाँ पे हमें लॉकडाउन की जरूरत पड़ रही है पर वैक्सीन हमारे पास नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पेचीदा मामले को आपने छोटा जरूर कर दिया, पर वो लेट है। देशवासियों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे को जिस वैक्सीन की जरूरत जनवरी में थी, और हमारे को 10 करोड़ लोग हम जिनको लगा रहे हैं, वो 50 करोड़ लोग होने चाहिए थे। आज तक हम कहीं ना कहीं पीछे मात खाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर राहुल भार्गव, वैक्सीन आ गई है लेकिन सवाल अब भी तमाम है, और आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर राम कि क्लिनिकल ट्रायल के बिना क्या किसी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देना कितना उचित होगा? ये क्या एक खिलवाड़ नहीं होगी जो मरीज हैं जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी उनके स्वास्थ्य के साथ? प्रोफेसर राम की आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हम सुन पा रहे हैं प्रोफेसर राम, आपकी आवाज जी हम तक पहुंच रही है, आप बोलिए। हाँ, तो जैसा कि डॉक्टर भार्गव ने बोला कि क्लिनिकल ट्रायल इन वैक्सीन के सब जगह में हो चुके हैं, ऑलरेडी उनको अप्रूवल मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो सारे वैक्सीन का टेक्नोलॉजी क्या है, वो किस पर निर्धारित, तो जितनी भी वैक्सीन हैं वो सब की सब जो है स्पाइक प्रोटीन के ऊपर आधारित हैं। सबके सब वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट कर रही हैं। केवल 3 ही टेक्नोलॉजी अब तक यूज की गई है, या तो अक्रियाशील
वायरस जी को यूज किया गया है जो कि इनएक्टिव वायरस है। दूसरे नंबर पे आपको वीकेंड वायरस को यूज किया गया है जो कि कमजोर वायरस है। और तीसरे नंबर के ऊपर mRNA वैक्सीन है। तो ये तीन ही टेक्नोलॉजी है और तीनों टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से स्टेब्लिश है, क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। और इस समय पर हमको वैक्सीन का जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पेंडेमिक और नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो इस समय पर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जितना जल्दी हम जा सकें, तो उसके लिए जितनी अधिक से अधिक वैक्सीन हमारे पास में होगी, वो जो है जल्दी हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने में सहायक होगी। जी। अगर प्रोफेसर राम, अगर ये ब्रिज ट्रायल होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के जरिए कहा जा रहा है कि काफी लंबा वो वैक्सीनेशन प्रोसेस चलेगा, लेकिन उसके लिए उसके बजाय हम ब्रिज ट्रायल करेंगे, तो इसकी जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, वो क्या होगी? ब्रिज ट्रायल में यही है कि एक तरीके से जो गैप है एक ट्रायल के अंदर, उस गैप उसको किस तरीके से जो है ये सुनिश्चित किया जाए कि ये भारतीय एथनिसिटी के जो लोग हैं उनके लिए भी ये कोई किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर नहीं छोड़ती। तो इसके अंदर एक बहुत ही लिमिटेड ट्रायल करके और जो है क्या इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। बस इतनी सी ही बात। जी। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपसे पूछूंगी कि अब हम जिस तरह वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी चल रहा है, वहां पर एक और जो वैक्सीनेशन जो व्यक्ति करा रहा है उसके पास ये उदाहरण तो ये तो होता नहीं है कि वो तीनों में से कौन सी वैक्सीन लगा ले, ये उसके पास चॉइस नहीं होती है। तो ऐसे में एक दिमाग में तो हमने फ्रेम कर लिया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमें लग रही है, लेकिन स्पुतनिक वी वैक्सीन एक विदेशी वैक्सीन है, तो उस पर किस तरह हम लोगों का भरोसा, क्योंकि अभी तो इसका ब्रिज ट्रायल ही नहीं हुआ है, तो लोग क्या इस पर भरोसा कर पाएंगे? शिवानी जी, जिस प्रकार से आप देखिए, फाइजर की वैक्सीन 40-50 हजार लोगों पे ट्रायल हुआ, मॉडर्ना की 40,000 लोगों पे ट्रायल हुआ, कोवैक्सीन कितने पे हुआ? जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व या जो आप लोग पब्लिक को समझाएंगे, पब्लिक सब समझ जाएगी। हमारी देश की पब्लिक अभी भी बहुत ही कल्पेबल है और समझदारी से काम करने में विश्वास रखती है और अपने नेताओं पे विश्वास रखती है जो वो बोलते हैं। कोवैक्सीन की ट्रायल में कितने लोग थे? 23,000 लोग टोटल थे। जब अप्रूवल मिली तो कितने लोगों को एक शॉट लगा था? सिर्फ 10,000 लोगों को एक शॉट लगा था। और जो पहले क्षेत्र में पहली बार जो हेल्थ केयर वर्कर को लगाई गई, आधे लोगों को वो ट्रायल फेज में लगाई गई कोवैक्सीन। और आज भी 3 महीने बाद भी उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप देखिए फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन का कितना रोबस्ट डेटा अवेलेबल है कि एक शॉट के बाद 80% अप्रूवल, मतलब 80% प्रोटेक्शन, 2 शॉट के बाद 90% प्रोटेक्शन। 6 महीने से ज्यादा मॉडर्ना वैक्सीन का एनईजीएम में पेपर पब्लिश है, जिसने पहली बार ये बताया कि 6 महीने से ज्यादा आपकी वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडीज परसिस्ट कर रही है। और किस प्रकार से यूएस में जिस तरीके से रोज 10-10 हजार लोग मर रहे थे, सबसे ज्यादा 5,14,000 लोग मरे हैं, उन्होंने अपने नंबर्स को 4,000 पे ले आए। तो देखिए यूएस ने कितना अच्छा काम किया। जब तक वो ट्रम्प की से चल रहे थे तो उनको लग रहा था कि सब चीजें ठीक है। जब से जो बाइडेन आए, उन्होंने वैक्सीनेशन पॉलिसी ऐसी बनाई कि उन्होंने किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया, अपने लोगों को दिया, अपने जो इतना पैंडेमिक फैला हुआ था उसको कंट्रोल किया, वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया, लोगों को चेतना लाए, लोगों में जागरूकता लाए कि वो वैक्सीन लगवाएं। आज भी रिपब्लिकन वैक्सीन नहीं लगवा रहे और हमारे देश में उल्टा था। हमने वैक्सीनेशन बड़े बढ़ चढ़ के 16 जनवरी को चालू किया, हेल्थ केयर वर्कर को लगाया। अब जरूरत है सारे 18 साल से ऊपर जिन लोगों को वैक्सीन चाहिए वो लगवा दी जाए, क्योंकि इस बार आप वेव में देखिए जो ज्यादातर लोग ग्रसित हो रहे हैं वो 30 से 35 साल वाले हैं। वो वापस घर लेके जा रहे हैं और अस्पताल भरे हुए हैं। तो आप एक तरफ कहते हैं वैक्सीनेशन को हम फेज वाइज मैनर में करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। अरे तो 30 साल से 45 साल से नीचे भी तो लोग कैंसर से ग्रसित हैं, 40 साल से नीचे भी तो लोग डायलिसिस से ग्रसित हैं। उनका क्या होगा? वो भी तो कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो हमारे को वैक्सीनेशन पॉलिसी को दोबारा रिविजिट करना चाहिए। और ये जो वैक्सीनेशन पे हम बार बार सवाल उठाते हैं कि विदेशी वैक्सीन और देसी वैक्सीन में सिर्फ कोवैक्सीन है मैडम, और कोई नहीं है। शिवानी जी, एक बात समझिए, फाइजर की वैक्सीन हो, मॉडर्ना की वैक्सीन हो या सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन हो, वो सारी विदेश में बनी है, देश में नहीं बनी ना। स्पुतनिक देश में बनी है। तो सारी वैक्सीन, और देखिए जब रशिया ने 59 कंट्रीज में अप्रूवल दे दिया है स्पुतनिक ट्रायल को, स्पुतनिक वैक्सीन को, वो लगा रहे हैं। तो एक बात हमारे को भी समझना चाहिए, इस समय पैंडेमिक के टाइम पे नॉलेज शेयरिंग का समझ के पेचीदा
रास्तों से ना जाते हुए सरल तरीके से आवाम को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम दूसरों को बचाएं, इससे पहले हमारी जनता जो सफर कर रही है उनको बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज आप देखिए, दिल्ली में 14 अस्पतालों को कोविड अस्पताल कर दिया गया है। शिवानी जी, आपके माध्यम जी से बिल्कुल डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक्सपोर्ट की बात आपने की कि हमें एक्सपोर्ट को इस वक्त रोकना चाहिए। प्रोफेसर राम, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि अगर हमें दोस्ती निभानी है तो खुद का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो तभी दोस्ती भी हम निभा पाएंगे, तभी दोस्त की तरफ वफादारी भी हो पाएगी। तो जिस तरह से वैक्सीन पहले बांटी गई थी, विदेशों को दान की गई थी, कई विदेशी देशों को बांटी गई थी, आप किस तरह देखते हैं कि क्या उन्हीं की जो कमी इस वक्त अभी वैक्सीनेशन में जो कमी देखी जा रही है, उससे क्या सबक लेने की हमें जरूरत है कि पहले हमें खुद को देखना चाहिए था, उसके बाद अपनी दोस्ती निभानी चाहिए थी? देखिए, ये तो सबसे पहला नियम है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में कुछ भी एक्सेस है तो उससे आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो लगता है कि कहीं पर सरकार से या स्वास्थ्य एजेंसी से किसी जगह में ये एक प्रकार की चूक हुई है कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन अपने पास ना होने की वजह से भी हमने जो है क्या है बाकी देशों को इसका जो है क्या है निर्यात किया। ऐसा मतलब ध्यान रखना चाहिए था शुरू से। और दूसरी एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ यहाँ पर, खास करके स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में, जी कि स्पुतनिक वैक्सीन में एक फर्क है जो बाकी वैक्सीन में है, जिसमें कि 2 वायरल वेक्टर को यूज किया गया है। एक एडेनो वायरस 26 है और एक है 5। तो एक प्रकार से सुरक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो टेक्निकली मैं मानूंगा कि वैक्सीन जो है बाकी वैक्सीन के कंपैरेटिव ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकती है, क्योंकि जब आप एक ही वायरस को लेकर के जब आप वैक्सीन को बनाते हैं एज ए वैक्सीन, तो वो इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो शुरुआत के वैज्ञानिकों के अंदर एक चिंता का विषय था कि अगर हम बार बार अगर हम एक चिंपैंजी एडिनो वायरस को यूज करेंगे 2 बार डोज, या फिर जो है हम एडिनो वायरस 26 को यूज करेंगे, तो कहीं बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू न कर दे। तो इसलिए स्पुतनिक वैक्सीन के जो भी निर्माता हैं उन्होंने इसके अंदर 2 वैक्सीन का यूज किया। एडिनो वायरस 26 को पहली डोज में यूज किया है और जब दूसरी डोज लगेगी तो उसके अंदर एडिनो वायरस 5 को रखा गया है। तो एक तरीके से देखा जाए जी तो सुरक्षा की चिंता किसी भी विदेशी वैक्सीन को लेकर के नहीं होनी चाहिए, जबकि बहुत अच्छा डेटा, बहुत बड़ा डेटा जो क्या अवेलेबल है इनके यूज और जी पर। डॉक्टर राहुल भार्गव, प्रोफेसर राम ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन को। आपका क्या कहना है? अगर तुलना की जाए कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की, तो आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी? देखिए, अगर हम साइंस को माने तो स्पुतनिक 90% इफेक्टिव है और 59 कंट्रीज में ऑलरेडी दी जा रही है। जी रशिया में स्पुतनिक वी आराम से चल रही है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट की खबर नहीं आई है अभी तक। हम अगर डेटा देखें, जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आई है वो जॉनसन एंड जॉनसन के टीके से कल 6 लोगों को आई है। और हम जो कोविशील्ड हमारी वैक्सीन है उसमें भी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आई है। फाइजर से हम जानते हैं कि नॉर्वे में 20-21 लोगों की एक साथ जान चली गई थी। बट अगर हम हिंदुस्तान में तीनों वैक्सीन को देखा जाए, स्पुतनिक वैक्सीन को -18 डिग्री पे रखने के लिए आपको स्पेशल बॉक्सेस चाहिए, वो डॉक्टर रेड्डी तैयार कर रही है। 10 मिलियन डोजेज ऑलरेडी रेडी है और आने के साथ ही वो 10 मिलियन डोजेज और बढ़ा देंगे। इस समय आप समझिए शिवानी जी, हमें 60 करोड़ लोगों को अगले 2 महीने में टीकाकरण करना है, तभी दूसरी डोज के बाद वो बच पाएंगे। तो रोज का मतलब है 1 करोड़ लोगों को, हम 36 लाख लोगों को कर रहे हैं। टीका उत्सव भी मनाया तो 27-28 लाख तक ही पहुंच पाए। हमें 1 करोड़ लोग रोज टीकाकरण करना है, तब हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। समझिए इस बात को। अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा अगर कोविड के इसी तरीके से केसेस आते रहे तो। देश में चरमरा रही है व्यवस्थाएं। आप देखिए किस तरीके से पलायन 2.0 अगर मुंबई और दिल्ली से हो रहा है तो पलायन 2.1 बिहार, पटना से सूरत से दिल्ली की तरफ हो रहा है।
गुजरात की तरफ हो रहा है। लोग जी अपने बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, अब हमें जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन करना तो होगा, लेकिन इस टाइम आप देख सकते हैं कि किस तरह वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो रहे हैं, वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि कोई भी तरीके की वैक्सीन की कमी नहीं है। अब स्पुतनिक भी अगर आ भी गई है तो इसका पहले जो ब्रिज ट्रायल है वो होगा, उसमें कितना लंबा समय लगेगा। ऐसे में 3 वैक्सीन जो है वो जनता के सामने है, एक असमंजस की स्थिति अब जनता के सामने में भी है। और भरोसा हमें दिलाना, हम किस तरह भरोसा दिला पाएंगे लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ, उनको कैसे आकर्षित कर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है कि क्या वो तरीका होगा कि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। इसका तरीका शिवानी जी सिंपल है, कम्युनिकेशन। जिस प्रकार से जो बाइडेन रोज आके टेलीविजन पे बोलते हैं कि वैक्सीनेशन इज द ओनली आर्म व्हिच वी हैव अगेंस्ट कोरोना, वो रोज बोलते हैं। हर प्राइम मिनिस्टर, हर नेता आज की तारीख में ये बोल रहा है, वो विपक्ष का हो पक्ष का हो, कि वैक्सीनेशन जरूरी है। हमारे को इस कोरोना में राजनीति को परे रख के सब लोगों को आगे बढ़ के अपने अपने फॉलोअर्स को बोलना पड़ेगा कि वो हर 2 आदमी को लाके वैक्सीनेट कराएं। जो 45 साल से ऊपर है एटलीस्ट उनको तो कराना स्टार्ट करें। वो भी 30 करोड़ लोग हैं। भारत सरकार के हिसाब से 45 से लेके ऊपर वाले लोग 30 करोड़ हैं और टोटल वैक्सीनेशन कितना हुआ है? 10 करोड़। सबने स्टार्ट किया था 16 जनवरी से। तो हम बहुत खुश तो बहुत हो जाते हैं कि हमने सबसे फास्टेस्ट किया, लार्जेस्ट किया, बिगेस्ट किया, बट क्या वो धरातल पे जमीनी हकीकत को बदल पाता है? हमको चाहिए 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगाना, तब हम वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर पाएंगे और चेन को ब्रेक कर पाएंगे। और इसका माध्यम बिल्कुल क्लियर है कि नकारात्मक खबरों को नजरअंदाज करके पॉजिटिविटी को दिखाना कि वैक्सीनेशन से अगर डॉक्टर ग्रसित हो भी रहे हैं तब भी सीवियरिटी फ्री स्टेज नहीं है। तो शिवानी जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल लोगों को, मीडिया के लोगों को, धर्म गुरुओं को, सबको मिलके अपने अपने अनुयायियों को बताना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है। जी बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए, कौन सी वैक्सीन कितनी ज्यादा सुरक्षित है इस पर हमने चर्चा की, और फिलहाल कोरोना अभी गया नहीं है और आप सभी को एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लीजिए, तभी कोरोना को हम मात दे पाएंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।